This conference will now be recorded. जी क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। आप भी अपने सामने रख लें क्वेश्चन नंबर 29 जो सॉल्व नहीं किया हुआ तो क्वेश्चन ही सामने रख लें। देखो Kamran Enterprise provides depreciation on plant and machinery 10% on returned on value. Depreciation charge from the month of asset is available for the use in operation up to the month prior to its disposal. ये नॉर्मल रूटीन समझी जाती है, ये सुन लें, ये नॉर्मल रूटीन समझी जाती है कि जनाब अगर आपको ना बताया हो, कुछ भी ना बताया हो, तो वैसे भी नॉर्मली हम यही करते हैं कि जिस मंथ में एसेट खरीदें उस पूरे मंथ की डेप्रिसिएशन लेते हैं। चाहे आप 15 तारीख को खरीदो, अनटिल एंड अनलेस के बिल्कुल लास्ट डेट ना हो, चाहे 20 तारीख को खरीदो, चाहे 10 तारीख को खरीदो, तो डेट ऑफ परचेज वाले महीने के पूरे महीने की डेप्रिसिएशन ले लेते हैं अनटिल एंड अनलेस के लास्ट डेट ना हो, यानी 30 जून ना हो, 31 दिसंबर ना हो, तो हम पूरे महीने की डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। और जिस महीने डिस्पोजल करते हैं उस पूरे महीनों को डेप्रिसिएशन के पर्पस के लिए छोड़ देते हैं, यानी खरीदने वाला पूरा महीना ले लेते हैं और बेचने वाला पूरा महीना छोड़ देते हैं। ये डेप्रिसिएशन लेते वक्त करते हैं। तो लिखा हुआ है जनाब कॉस्ट ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी एंड इट्स अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 75 मिलियन एंड 17 मिलियन रिस्पेक्टिवली। Following information is available in respect of its plant and machinery for the year ended. जी आपको इंफॉर्मेशन बताई हुई है 1 अक्टूबर 15 को एक सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है आपने चाइना से, कंप्लीट पीस 15 मिलियन। द मशीन वाज रेनोवेटेड एंड ओवरहॉल्ड एट ₹3 मिलियन। वैसे ये रेनोवेट और ओवरहॉल्ड एक्सपेंस ऐड नहीं करते, लेकिन अगर कोई ऐसी मशीन जो आप सेकंड हैंड लो, उसको इस्तेमाल करने से पहले कोई एक्सपेंस रिपेयर वगैरह उसको करवाओ, तो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं। ये नोट देकर लिख लो, ये नोट दो अपने रजिस्टर पे, चाहे उर्दू में लिख लो, बात लिखो कि अगर हम कोई वैसे नॉर्मली रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते, लिख लें नॉर्मली रिपेयर एंड मेंटेनेंस are not part of cost, but if second hand मशीनरी या कोई भी चीज परचेज्ड, then repair and maintenance before use, ये बात कंफर्म है, उसको यानी रिपेयर यानी सेकंड हैंड मशीनरी को इस्तेमाल करने से पहले अगर रिपेयर कर रहे हो तो तब क्या होगा, दीज आर पार्ट ऑफ कॉस्ट, फिर वो कॉस्ट का हिस्सा बना लेंगे, फिर वो कॉस्ट का हिस्सा बना लेंगे। अगर कोई सेकंड हैंड मशीनरी खरीदोगे तो उस पर जो, क्योंकि आपके लिए तो वो फर्स्ट हैंड ही होगी ना, पहले जिसने इस्तेमाल किया आपके लिए तो नहीं है, तो आपने उसमें एसेट के अंदर ये चीजें ऐड कर देनी है। तो इस क्वेश्चन में भी यही है कि 3 मिलियन की रेनोवेट और ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस आए हैं। 25% ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल चीजें वो होती हैं जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। कहता है 25% ऑफ दिस एक्सपेंडिचर, कहता है 3 मिलियन का 25% वो कंज्यूमेबल गुड्स हैं या कंज्यूमेबल जो नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल होती हैं, तो वो माइनस कर देंगे। हमने तो वो करना है ना जो प्रॉपर उसके लिए इस्तेमाल होनी है। तो अल्टीमेटली हमने क्या करना है इसमें, हमने ये 15 मिलियन का खरीद के प्लस 3 मिलियन का 75% ले लो, 3 मिलियन का 25% तो कंज्यूमेबल है ना, 2.25
तो असल में 17.25 मिलियन आपके एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। कितना बनेंगे? 17.25 मिलियन। उसके बाद दूसरे नंबर पर है 1 नवंबर 15 को KE transferred a machine having a list price 10 million from its stock in trade। 10 मिलियन उसकी लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस पे कभी भी स्टॉक नहीं अपने लिए उठाया जाता, अपने लिए हमेशा कॉस्ट पे लिया जाता है। और KE सेल्फ मशीन एट कॉस्ट प्लस 25%। लो जनाब, इस 10 मिलियन से भी हम क्या करेंगे? पहले उसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे। इस 10 मिलियन से भी पहला काम हमने क्या करना है? हम इसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे। ओके होगी बात? उसके बाद है थर्ड पार्ट। January 1, 2016, certain one out parts of plant was replaced at a cost of rupees 4 million. The replaced parts neither enhance the useful life of the plant nor its operating efficiency। कहता है हमने कोई वन आउट प्लांट का मतलब ये है कि जो छोटे मोटे ऐसी चीजें होती है ना, खराब हो जाती है, हमने रिप्लेस की और हमारा 4 मिलियन लग गया। कहते हैं उससे ना तो एसेट की लाइफ बढ़ी है और ना ही उसकी एफिशिएंसी बढ़ी है। द ओल्ड पार्ट्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 0.75 मिलियन। कहता है जो पुराने पार्ट है ना वो 0.75 मिलियन के बिके हैं। द प्लांट वाज परचेज्ड ऑन 25 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2015। कहते हैं उसको खरीदा कब था? आपने जो वर्न आउट पार्ट्स रिप्लेस किए हैं ना तो उससे हाँ, एक बात याद रखें, एक कॉन्सेप्ट हमने जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है, या हो सकता है आज ही क्लास के बाद यानी डिस्कस कर लें, यानी इस क्वेश्चंस के बाद, कि अगर आप कोई मशीनरी का पार्ट रिप्लेस करते हैं और उसकी सेपरेट लाइफ भी हो, अगर हम कोई पार्ट रिप्लेस करते हैं और उसकी सेपरेट लाइफ भी हो, तो तब तो उसको अलग से डेप्रिशिएट भी किया जाता है। तब उसको अलग से डेप्रिशिएट भी किया जाता है। लेकिन अगर उसकी सेपरेट लाइफ ना बताई हो, अगर उसकी सेपरेट लाइफ ना बताई हो, तो अगर उसके ऊपर इस तरह के कोई एक्सपेंसेस आते रहते हैं तो उसको कॉस्ट का हिस्सा बनाने की जरूरत नहीं है। कहता है यही प्लांट ऑन 1 मई 16 को डैमेज हो गया और रिमेन्ड इन ऑपरेटिव फॉर 1 मंथ। 1 महीने के लिए वो नहीं काम का। KE spent an amount 3 million on repairs to restore the plant in working condition। कहता है उसने 3 मिलियन लगाए उसकी वर्किंग कंडीशन पे लाने के लिए। तो जनाब बस सुन लें, ये 3 मिलियन एक्सपेंस में लिख देंगे और ये 4 मिलियन से ये 0.75 मिलियन माइनस करके ये भी एक्सपेंस में लिख देंगे। इस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा कुछ भी नहीं बनना। ये सिंपल, जो जब एसेट खरीदा था हमने सिंपल इसको डेप्रिशिएट करना है बस, और इसमें ना 4 मिलियन ऐड करना है ना 0.575 मिलियन का कुछ करना है। सिंपल हमने करना क्या है, इसको सिंपल डेप्रिशिएट करना है। हाँ, उसने कहा 1 महीने के लिए आपका एसेट वर्किंग कंडीशन में नहीं रहा, ठीक है, तो इसमें आप क्या इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे या नहीं लेंगे, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। ये आप लोग सोचना शुरू कर दो अभी से, क्योंकि ये क्वेश्चन जब हमने करना है तो उस वक्त आपसे ही मैंने नंबर ऑफ मंथ पूछने, ठीक है। चौथे नंबर पे आ जाए। ऑन 1 अप्रैल 16 मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2012 फॉर 12 मिलियन वाज कंप्लीटली डैमेज एंड वाज सोल्ड टू बी। आयशा ने सब कहा है, इससे रिपीट कर दे। आयशा बेटा अभी जब सवाल करेंगे तो सारी बातें बारी बारी फिर रिपीट करेंगे, ठीक है। तो कहता है जी प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज। सारी कंफ्यूजन जिशान भाई दूर करेंगे, सारी क्वेश्चन करते हुए सारी कंफ्यूजन दूर होगी। अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है, और मैंने कहा कि अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी हो चाहे जो मर्जी करना हो, सबसे पहले लेजर बनाओ। तो मेरे भाई 2 मिनट का टाइम है आपके पास, सिर्फ 2 मिनट, जल्दी से मुझे एसेट का लेजर बना के दे दें, जो कि 2 मिनट से भी कम टाइम का है।
2 मिनट में एसेट का लेजर बना के दे दें, हरी अप, 2 मिनट के अंदर। लेजर आपने वर्किंग में बनाना है, लेजर आपने वर्किंग में बनाना है। बन गया जनाब? चलें जी, आ जाओ फिर मिल के करते हैं, क्योंकि इसका तो लेजर बनाना कोई इशू नहीं था। प्लांट एंड मशीनरी का ये वर्किंग बना रहे हैं क्योंकि एंट्रीज हमने पास करनी है, लेजर बनाना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं था, हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए कहीं। प्लांट एंड मशीनरी का हम लेजर बना लेते हैं। राइट, अब मेरे पास 1715 है, ब्रॉड ऑन गिवन है मेरे भाई 17 मिलियन, सॉरी 75 मिलियन, हम इन 1000 में लिख लेते हैं, 75,000 लिख लेते हैं, रुपीज इन 1000 में लिख लेते हैं। राइट, अब उसके बाद उसने कहा कि हमने एक एसेट खरीदा 1 अक्टूबर 15 को, 1 अक्टूबर 15 को एसेट की कॉस्ट कितनी थी, ये हमने फाइंड किया 17.25। एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 17.25 मिलियन, तो मतलब 17,250। जो बाकी है उसकी जर्नल एंट्री में वो आएगा, लेकिन एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। अब आ जाओ जनाब इसके ऊपर, दूसरा भी आसान ही है, पॉइंट नंबर 2 भी। सीपीएस लगाओ जरा, 10 मिलियन की कॉस्ट फाइंड करो कितनी आती है। 10 मिलियन की C प्लस P इज इक्वल टू S, कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट उसने कितने बताया परसेंटेज, 25% ऑफ कॉस्ट है ना, 25, और सेल है 125, तो 10 ओवर 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो सब लोग 8 बता रहे हैं, तो हम भी 8 ही लिख लेते हैं। किस डेट को है ये? 1 नवंबर 15 को, 1 नवंबर 15 को किस नाम से आएगा? परचेजेस के नाम से, 8 मिलियन के। अब आ जाओ यहां पे तीसरे पॉइंट पे,
मैं आपको बाकी बुक्स का सोल्यूशन जहां पर गिवन है, आई कैप का सोल्यूशन जहां पर गिवन है, वो सारा अलग अलग से भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि फिर इसका हमने क्या करना है। ठीक है जी जनाब, लिखा हुआ है और जनवरी 16 certain worn out plant were replaced at a cost of rupees 4 million. The replaced parts neither enhance the useful life word लिखा हुआ है and nor its operating efficiency. अब कुछ बुक्स वालों ने जब इसका सोल्यूशन दिया इस 4 मिलियन को ऐड कर दिया और कुछ लोगों ने कहा कि जनाब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। अब दोनों के अलग अलग व्यूज भी मैं बताता हूं, अब जरा ध्यान से सुने, बाद में फिर नहीं कहना रिपीट कर दे। एक बंदा कहता है कि जनाब लिखा हुआ है आई कैप के अंदर एक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि जनाब ये इससे ना लाइफ बढ़ रही है ना एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो इस 4 मिलियन को ऐड नहीं करना चाहिए और बल्कि एक्सपेंस में लिख देना चाहिए। ये एक बात होगी। दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, क्योंकि वो उसके पार्ट्स रिप्लेस कर रहा है, तो पार्ट्स रिप्लेस करने के ऊपर तो डेप्रिसिएशन आनी चाहिए, पार्ट्स रिप्लेस करने के ऊपर डेप्रिसिएशन आनी चाहिए। अब ये प्रॉब्लम आ गई, दोनों के व्यूज में फर्क आ गया, तो एक इसको डेप्रिशिएट कर रहा है और दूसरा इसको डेप्रिशिएट नहीं कर रहा। एक इसको अब हम देखते हैं आई कैप क्या करना चाहता है, वो मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूं। ठीक है, क्योंकि ऑटम 2016 पे चलो, ताकि आपको आई कैप की जो चीजें हैं, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि इसको आपके साथ डिस्कस ऐसे करना है कि ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ऑटम 16 जी, वैसे ये काम तो आप लोग खुद करने वाले होते हैं। इसने क्वेश्चन नंबर ये 5 है शायद, नहीं लो जनाब, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखें जनाब, आई कैप ने इस उसको प्लांट एंड मशीनरी का हिस्सा बनाया हुआ। आई कैप ने उसने कहा हाँ अगर इसकी लाइफ क्लियर बताई होती तब तो ये कंफर्म बनता था, तो ये अजम्पशन बेस्ड है। जिसने 4 मिलियन को इग्नोर किया है उसने भी ठीक किया है, और जिसने 4 मिलियन को एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाया, देखो ना, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करने का मतलब है कि आपने उसको प्लांट एंड मशीनरी का हिस्सा बना लिया। ठीक है, और जो 7 मिलियन है उसको अदर इनकम में लिख दिया, जो पार्ट बेच के पैसे मिले हैं उसने उसको अदर इनकम में लिख दिया। तो आपने, और जो 3 मिलियन है उसको देखें उसने रिपेयर में लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर दिया। बात समझ लगी? अब ये चीज जो है ये अजम्पशन है, क्योंकि आप जब सवाल कर रहे होते हो ना तो आपका मेन पर्पस होता है आई कैप का सोल्यूशन मैच करना चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो। तो मेरे भाई आई कैप अपना आंसर जो देता है वो ये नहीं कहता कि ये इसका आंसर है, वो कहता है ये इसका सजेस्टेड आंसर है, मतलब इसमें गलतियां हो सकती हैं, ये इसका 100% आंसर नहीं होता बल्कि इसका सजेस्टेड आंसर होता है। तो इसलिए जब भी आप लोग आई कैप का सोल्यूशन देखा करो तो एक बात का लाजमी ख्याल रखा करो कि हो सकता है कुछ आई कैप ने अजम्पशन ली हो और आपने वो अजम्पशन कोई और ली हो, तो ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपका क्वेश्चन गलत होगा या आई कैप के पास ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा, ऐसा हरगिज नहीं होता। आई कैप के पास हर ऑप्शन का सोल्यूशन होता है। हाँ, वो जब अपलोड करता है तो कोई एक आंसर उसमें से अपलोड करता है। ठीक है जनाब, चले तो ये काम आपका हो गया। ये बाद में तो जो हमने डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है वो वैसे ही डेप्रिसिएशन जो नॉर्मल तरीके से फाइंड करते हैं
वही करनी है हमने। अब आओ जरा, अगर आप ये देखें, हर पेज के ऊपर उसने क्या लिखा होगा, सजेस्टेड आंसर, कि ये मेरी सजेशन ये है, आप अपनी सजेशन भी मान सकते हो। तो ये आई कैप का क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने आपको ये बताना जरूरी समझा कि जब आप पेपर में बैठो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, हम अपने वापस चलते हैं। ये जो उसने कहा है कि 3 मिलियन उसने वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए खर्च किया, ये तो रिपेयर है, सीधा सीधा रिपेयर है। इससे अगर एफिशिएंसी या लाइफ बढ़ जाती तो ऐड होता, ना बढ़ती तो ऐड ना होता। हाँ, उसने क्या लिखना था, इसके साथ ये लिखना था, इस एक्सपेंस के साथ ये लिखना था, तो बात बिल्कुल ठीक होती कि जी इससे लाइफ और एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही। उसने इसके साथ लिख दिया, तो ये लाइन जो लिखी गई है ये नीचे लिखनी चाहिए थी कि द रिप्लेस्ड पास्ट नीदर एनहांस द यूजफुल लाइफ एंड नार द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अब अगर आपने आई कैप की माननी है तो 4 मिलियन को एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना दो 1 जनवरी 2016 को, और ऐसे समझो जैसे नया एसेट खरीद लिया, ऐसे समझो जैसे नया एसेट खरीद लिया। और अगर आपका दिल नहीं मानता तो आप कहते हो कि जनाब ना तो स्टैंडर्ड कहता है लाइफ, और ना लाइफ बढ़ रही है ना एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। क्योंकि आई कैप के सॉल्यूशन को मैच करवाना, इसलिए मैं आपको ऐड करके इसकी वो डेप्रिसिएशन फाइंड करके दिखा दूंगा, और इग्नोर कर दोगे तब भी काम कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इसको ऐड करने से ना इसकी वर्किंग थोड़ी प्यारी हो जाएगी, इसलिए इसकी वर्किंग बेहतर करने के लिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। किस डेट को एसेट का कॉस्ट का हिस्सा बनाना है, 1 जनवरी को 1/1/16 को रेनोवेशन कॉस्ट है, कैश के नाम से आ जाएगी या बैंक के नाम से आ जाएगी 4 मिलियन, राइट। ये जो 0.75 मिलियन है ये अदर इनकम में लिख देंगे, ये उधर जब जाएगी तो उधर ही लिख देंगे। हाँ, इसको इसमें से माइनस करके भी लिख सकते थे, कोई ऐसा इशू नहीं था कि अगर आपने वो पार्ट रिप्लेस कर दिए, क्योंकि आई कैप ने इस एडजस्टमेंट की माथी मार दी। अगर उसे ऐड करना चाहिए था ना तो 0.75 मिलियन को माइनस करके ऐड करना चाहिए था, क्योंकि सेम नेचर के हैं, आपने वो पार्ट रिप्लेस किए हैं। तो मेरे ख्यालात के मुताबिक अगर पहले तो ऐड ही नहीं करना चाहिए था, नहीं ऐड करना चाहिए था। लेकिन अगर वो ऐड करता है तो उसको 0.75 से माइनस करके ऐड करना चाहिए, पूरी अमाउंट से ऐड नहीं होना चाहिए। ये एक मेरी सजेशन है, बाकी आई कैप की सजेशन मैंने आपको दिखा दी है और आई कैप के मुताबिक ही मैं आपको सोल्यूशन करवा रहा हूं। लेकिन ये ऐसी चीजें भी हो सकती है, क्योंकि अब आप ना, एक तो होते है ना अकाउंटिंग रट लेना, और रटी हुई अकाउंटिंग हमेशा बंदे को फेल करवा जाती है अगर पेपर पास पेपर से ना आए। अगर कोई बंदा अकाउंटिंग को रट के चला जाए, पास पेपर वाली नेचर के क्वेश्चन आ गए वो पास है, अगर उससे हट के आ गया तो फेल है। लेकिन अगर जो क्वेश्चन बंदा थोड़ी सी समझ के चला जाए कि हाँ ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, तो तब आपका काम हो जाएगा। चले जनाब आगे चलते हैं। वो कहता है ये प्लांट खरीदा था 25 मिलियन का 1 जनवरी को, वो बाद में आगे तो ये चीजें, क्योंकि इसको बेचा तो है नहीं हमने। आगे वो कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2016 a machine which was purchased on 1 July 16 for rupees 12 million was completely damaged and sold 1.2 million। तो ये हमारा डिस्पोजल है सीधा सीधा 12 मिलियन का। तो डेट कौन सी है बता दे जरा, 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 डिस्पोजल 12,000 डन। ये हमारा लेजर तो हो गया कंप्लीट, सिर्फ 4,000 का मसला था, और जिसने 4,000 ऐड नहीं किया तो वो बिल्कुल ना घबराए कि उससे कोई गलती हुई है, ऐसा हरगिज नहीं है। उसका क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक होगा, अमाउंट और फिगर चेंज आएगी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन इसका, दूसरा पॉसिबल सोल्यूशन इसका कि अगर, दूसरा पॉसिबल सोल्यूशन इसका कि अगर कुछ ही बंदे ने 4 मिलियन से में 0.75 मिलियन माइनस करके लिखा तो वो भी ठीक है। यानी इसके 3 अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस बन सकते हैं अजम्पशन बेस के ऊपर। एक, 4 मिलियन ये आई कैप ने ऐड किया हुआ, दूसरा कि इसका 0.75 मिलियन माइनस करके लिखो, और तीसरा इसको इग्नोर कर दो। तीनों ऑप्शन ठीक है। हाँ, अगर उसने इन पार्ट्स की लाइफ अलग से बता देता ना
फिर तो हमने लाजमी ऐड करना था। ठीक है जनाब, अब मुझे इसका कैरी डाउन बता दे कोई। इसका कैरी डाउन बता दे। नाइन कैरी डाउन बताया, टोटल बताया 30 जून 2016 92250 जी। अपने अपने कैलकुलेटर साथ लेकर बैठने हैं। अब आ जाओ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर पे। ये सारी वर्किंग हम कर रहे हैं, जर्नल एंट्री बाद में पास करते हैं जी। ब्रॉडाउन है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉडाउन है 17 मिलियन, मतलब 17,000। हम क्योंकि वर्किंग कर रहे हैं, डेट लिखना जरूरी नहीं है। यहां पर मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, यहां पर मैं लिखूंगा डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। यही काम करना होता है ना मैंने, जितने डिस्पोजल होंगे एक ही डिस्पोजल है। आ जाओ जरा, अब हम डेप्रिसिएशन फाइंड करने जा रहे हैं, वही पुराना तरीका, वही पुराना तरीका। सबसे पहले 1/1/17/2015 ब्रॉडाउन माइनस डिस्पोजल। मेथड स्ट्रेट लाइन है तो दोनों की कॉस्ट, मेथड WDV है तो दोनों की बुक वैल्यू। WDV है मेथड तो दोनों की बुक वैल्यू ले लेते हैं। ब्रॉडाउन की भी BV ले लो, डिस्पोजल की भी BV ले लो, राइट। तो लो जरा इनकी बीवियां दोनों की। ब्रॉडाउन की BV आ रही है 75 माइनस 17 जी। फाइंड करें कितना आ रहा है 75 माइनस 17। कैलकुलेटर अपना सामने रखो और काम थोड़ा स्पीड में करो। 75 माइनस 17 58,000 माइनस, अब जो एसेट बेचा है उसकी मुझे हर बंदा बुक वैल्यू फाइंड करके दे। मैं ये देखे जरा, ये एसेट हमने बेचा है एक ही 1 अप्रैल 2016 को ये एसेट बेचा था, 1 जुलाई 2012 को ये खरीदा था 12 मिलियन का। आप सब ने मुझे इस डेट की बुक वैल्यू चाहिए और हर बंदा फाइंड करके दे। मुझे चाहिए 1715 की बुक वैल्यू उसकी। ये चीज जिसने सही तरह से सीख ली फिर वो कभी परेशान नहीं होगा कि हमें किस डेट की बुक वैल्यू चाहिए। मोइज के अलावा और किसी का आंसर नहीं आया। जल्दी करे, सारे लोग फाइंड करो जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। 2 मिनट के अंदर मुझे डिस्पोजल की बुक वैल्यू चाहिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है। 12 मिलियन की कॉस्ट 1 जुलाई 2012 से, और उसको बेचा है 1 अप्रैल 2016 को। 2 मिनट लगाएं, बल्कि 1 मिनट लगाएं। सोने नहीं देना मैंने आज, जाग के बैठना है सबने। शनावर का आंसर है 8748। बाकी देखते हैं। सात सिराज, सबूर का भी यही है। राणा फात की तरह तू सोया तो नहीं है? अहमद का भी यही है। चले, इसका मतलब है अब करना कैसे देखते हैं, वाकई यही है या कोई और तो नहीं आ रहा आंसर। चेक करें जरा। मेरा फार्मूला है बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस आर टी, 1 माइनस आर की पावर टी, और लास्ट फैक्टर 1 माइनस आर टी। ये लगना ही नहीं है। जब भी साल के शुरू की बुक वैल्यू लो, आखिरी फैक्टर नहीं लगाना, क्योंकि ये डिस्पोजल वाला टाइम होता है। और इसका पहला फैक्टर भी नहीं लगना, क्योंकि जिस साल खरीदा है वो भी पूरा साल है। जिस साल खरीदा है
वो पार्शियल टाइम नहीं है, 2012 में खरीदा है और खरीदा 1 जुलाई को है। तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी जनाब, 12 मिलियन का आपने खरीदा था, 1 माइनस 0.10 की पावर 2013 को, 2014 और 2015, 3 साल। आ जाओ जरा, तो आंसर आ रहा है 8748। लो जनाब, जिसका ये आंसर नहीं आ रहा वो भी चेक कर ले, और नहीं समझ लगी तो पूछे जरूर। अगर नहीं समझ लगी तो पूछते हुए घबराना नहीं है। 4925.2 ये ब्रॉडऑन की डेप्रिसिएशन आ गई। अब बारी बारी एडिशन लिखते जाओ, अपना लेजर देख के एडिशन लिखते जाओ, और किसी जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेजर बनाने का फायदा ही यही है। 1/10/15 को खरीदा 17,250, 1/10/15 को एडिशन हुआ 17,250 मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय टाइम बता दो मुझे कितना काउंट होगा। 9 मंथ है, 9/12। फिर उसके बाद दूसरा एसेट हमने खरीदा 8,000 वाला, वो जो परचेज वाला है, 1/11/15 को परचेज वाला। ये सिर्फ निशानी के तौर पर लिख रहा हूं, वैसे आप एडिशन ही लिखोगे, ये भी एडिशन ही है। 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 8 महीने बनते हैं ना इसके। उसके बाद 4,000 वाले एसेट को भी आपने ऐसे ही कंसीडर करना है जैसे वो एडिशन है। 4,000 वाले एसेट को ऐसे ही कंसीडर करना है जैसे वो एडिशन है। अगर ये एसेट बेचता 4,000 खर्चा करने के बाद, ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत हो जाता। 1/1/16 को, ये भी आपका एडिशन ही है एक तरह का, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, और उसके बाद एक आपका डिस्पोजल है, वो किस डेट को है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 16 को डिस्पोजल, उसकी बुक वैल्यू है 8748 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12। लो मेरे भाई, ये सारी चीजें आपकी आ गई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। लो जनाब, पहली है 17,250 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12। जी कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है बताते जाओ जरा। 17,250 की 10% और 9/12, 1293.75। दूसरी डेप्रिसिएशन बता दो, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 8/12। दूसरी डेप्रिसिएशन आ रही है जनाब 53333 में आ रही है, 533.33 कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेप्रिसिएशन आ रही है 200,000। अगली डेप्रिसिएशन आप लोगों ने बताई कि जनाब आ रही है 8748 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12, 56.1। लो जनाब, इन सबको ऐड कर दो, 4925.2 4925.2 प्लस 1293.75 प्लस 533.33 प्लस 200 प्लस 656.1, तो आ रहा है कि जनाब 76
08.38। और यहां पर एक और चीज भी मैं आपको बता दूं, आपने बुक वैल्यू फाइंड कर ली थी इसकी 8748, तो इसकी अक्यूमुलेट डिस्पोजल की बात कर रहा हूं, डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई आपके पास 12,000 में से माइनस कर दो उसकी बुक वैल्यू 8748 3252, और इसमें डेप्रिसिएशन इस साल वाली भी ऐड कर दो, इस साल वाली, ताकि उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाए 656.1। 656.1 को चाहे छोड़ो, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई डिस्पोजल की 3908। 3908 डन होगी बात। अब आ जाओ इसको पुट कर दो। अब पुट करने की जरूरत नहीं क्योंकि अब आपने एंट्रीज पास करनी है मेन। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई हमारे पास 7408.3 को अब रहने देते हैं, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई 3908। खत्म होगी बात। हमने तो जर्नल एंट्रीज पास करनी थी। अब आ जाओ जर्नल एंट्रीज पे। क्वेश्चन हमारा हो गया तकरीबन। जो दो तीन चीजें रह गई हैं जर्नल एंट्रीज, तो उनकी भी पास होनी है। सबसे पहले एंट्री पास की हमने, जो हमारे पास कंज्यूमेबल चीजें होती है ना, वो एक्चुअल में हमारा एक्सपेंस होता है एक तरह का। वो कहता है ना परचेज ऑफ कंज्यूमेबल। तो आप एंट्री पास करते हुए जरा गौर फरमाएं। आपने अपनी मशीनरी डेबिट की, कोई मशीनरी का नाम तो नहीं है ना? नहीं। उसने कहा जी मशीन खरीदी आपने, उसके अंदर ये चीजें ऐड है। तो आज जरा मशीन डेबिट, फॉर्मेट वही लिखना है आपने जो 11015। मशीन डेबिट करोगे 17,250 से, और चाहो तो अलग से एंट्री पास करने की बजाय उसके साथ ही एंट्री पास कर दो कंज्यूमेबल्स गुड्स या कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस 750 से, और कैश या बैंक 18,000। ये हमारी पहली एंट्री बनेगी, ये हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी। दूसरी एंट्री में क्या आएगा? दूसरी एंट्री हमारी 11115 को, वो सीधी सीधी वही है, मशीन डेबिट परचेज क्रेडिट, मशीन डेबिट परचेजेस क्रेडिट 8,000 से। उसके प्रॉफिट की एंट्री नहीं पास करते, लिस्ट प्राइस की कभी भी एंट्री पास नहीं करेंगे, सिंपल उसकी एंट्री पास करेंगे। ये दूसरी एंट्री हमारी होगी। तीसरी एंट्री हमारी बनी 1116 को, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 4,000 से। ये वो 4,000 है जो हमने रिपेयर, यानी जिससे जो पार्ट रिप्लेस किए हैं। अगर इसको एक्सपेंस में लिखोगे तो आप लिख सकते हो, मैं आपको कह रहा हूं। और साथ इसके जो अदर इनकम हुई है, फिर उसको भी कैश या बैंक डेबिट कर दो। कैश या बैंक दोनों में से कोई एक कर दो। अगर उसने कोई हिंट दिया है तो फिर वही, वरना कैश या बैंक जो मर्जी कर लो। अदर इनकम, और आजकल वैसे बैंक ही किया करो। उसकी वजह यह है क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब आप ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए किया करें, गवर्नमेंट ने कह दिया। इसलिए अगर साइलेंट हो तो बैंक का नाम इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद है जनाब आपके पास 1516 को रिपेयर आपने करवाया 3 मिलियन का, रिपेयर टू बैंक या रिपेयर टू कैश, एक ही बात है, 3 मिलियन। ये हमने एक्सपेंस में लिख दिया, खत्म। फिर एक डिस्पोजल की एंट्री पास कर दो, और फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंड की एंट्री पास। डिस्पोजल की एंट्री आपको याद है, बैंक या कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और मशीन क्रेडिट। जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। मशीन थी 1200,000 की, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने फाइंड की 3908। मशीन बजाते खुद थी
12,000 1.2 मिलियन की बेची थी ना, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो किस में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना आ गया, जरा जल्दी से कैलकुलेशन करके बता दें। 6892 6892। ओके, लास्ट एंट्री इसकी डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7408 7408। ये हमारा सॉल्यूशन था और 17 मार्क्स का था। ये क्वेश्चन 17 नंबर का था और आप लोग बड़े अजीब अजीब ख्याल कर रहे होंगे कि इतना आसान सा क्वेश्चन 17 नंबर का कैसे आ गया। वहां पर बंदा कंफ्यूज हो जाता है, वहां पर ना कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। कॉन्फिडेंस के साथ बैठे, पासिंग मार्क्स आप ले जाओगे। पासिंग मार्क्स का पेपर हर पेपर होता है। अगर आपने अच्छी तैयारी करके गए हो, आई कैप जितना मर्जी मुश्किल पेपर देगा उसमें पासिंग मार्क्स जरूर होंगे। हाँ, उस बंदे की थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो गया ही पेपर देने हैं, पहले पढ़ा ही नहीं, और वो कहता है कि शायद कोई ऐसा जादू हो जाए, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात। चले जनाब, अच्छा मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 20 की जरूरत है। अब आपने किया ही नहीं तो पता कैसे होगा आपको, आपने तो किया ही नहीं। आपने तो वो क्वेश्चन, जिसने किया है उसको तो प्रॉब्लम नहीं आया होगा ऑब्वियसली, और जिसने नहीं किया उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया, उसको तो इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं था। चले जी आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आज हमने दो कॉन्सेप्ट सीखने हैं। एक ही कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, मंडे को ही सीखेंगे नया कॉन्सेप्ट, जो क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाना है, वो अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहता हूं एक ही कॉन्सेप्ट बेहतर है फिर। ठीक है, तो लिखें फिर। कोई कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात है, कोई इतना कोई बहुत इशू वाली बात नहीं है कॉन्सेप्ट की। हाँ जी, ये इसकी वर्किंग किसी ने अगर देखनी है तो देख ले। पहले तो ये इसकी एंट्रीज देख ले। एक दफा ये एंट्रीज को देख ले, ये एंट्रीज हैं जनाब, और ये इसकी वर्किंग देख ले फिर। ये है, डन। चले जी आगे चलते हैं फिर आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। और आज सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना है, मेन तो ये क्वेश्चन ही करवाना था, और मैं तो ये खुशी खुशी आया था आज कि आपने सारा क्वेश्चन किया होगा, मुझे सारे क्वेश्चन चेक करने पड़ेंगे। माशाल्लाह आपने तो मेरा इतना ख्याल रखा कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, 4-5 ही बंदे थे बस, वो एक नजर मैंने देख लिए। यानी आप मुझे तो पता ही नहीं कि इनडायरेक्टली आप मेरा कितना ख्याल रखते हो यार, जज़ाकल्लाह। लेकिन कभी कभी ना मुझे तकलीफ दे दिया करो क्वेश्चन चेक करने की, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना, मैं ऐसे ही सुस्त हो जाऊंगा। चले आते हैं अब। आज का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी। आज सिर्फ चिल होके सीखो, और ये बहुत कम पेपर में आया हुआ है लेकिन आ जाता है, ठीक है। और कल आज का कॉन्सेप्ट और मंडे का कॉन्सेप्ट मिला के आपका बुध वाला क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। बुध को जो आपका टेस्ट होगा ना, आज का कॉन्सेप्ट और उस दिन का कॉन्सेप्ट मिला के बनाऊंगा, ठीक है। और कल जो मैं आपको पेपर दूंगा वो भी एक अच्छा क्वेश्चन होगा। और दूसरी बात याद रखें, जब कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किसी एसेट में ऐड होता है ना, तो अल्टीमेटली वो उसी की बुक वैल्यू में भी जाकर ऐड हो रहा होता है, ठीक है ना, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अब आज हम पढ़ लेंगे डेप्रिसिएशन बाय पार्ट्स।
डेप्रिसिएशन बाय पार्ट्स। आपने एक बात याद रखें, कभी भी ये ना सोचेंगे कि सर ने जो जो पढ़ाया वो सारा पेपर में आएगा, नहीं। वो हो सकता है वो कॉन्सेप्ट आपके FR1 पेपर में जितने कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उसमें से 2 कॉन्सेप्ट हैं बस, बाकी ना है। और ये भी पता है मुझे कि कौन से ज्यादा एक्सपेक्टेड है, बताता नहीं हूं मैं, पता होता पहले ही। और बाकी कॉन्सेप्ट हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट FR2 में जाकर डिस्कस हो, कुछ कॉन्सेप्ट C5 में डिस्कस हो, लेकिन होंगे जरूर। कभी ना कभी आपकी लाइफ में ये हर कॉन्सेप्ट से वास्ता जरूर पड़ना है। अगर आपने CA पूरा करके फिर यानी फर्म खोल लेनी है या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के साथ ही आपका लिंक होगा, तो ये जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको इनसे वास्ता जरूर पड़ेगा, इसलिए इनको ना ध्यान से देखा करें। अब डेप्रिसिएशन बाय पार्ट्स का लफ्जी मतलब पहले सीखिए। वो कहता है कि मेरे पास एक कोई बहुत बड़ा प्लांट है, ठीक है, या जैसे पेपर में एक सवाल आया हुआ है, हम उसी सवाल को उठाते हैं कि उसके पास एक शिप है, ठीक है। अब वो कहता है इस शिप के अंदर ना, शिप की जो टोटल कॉस्ट है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो टोटल कॉस्ट है 50,000 मिलियन, राइट। अब वो कहता है इस 50 मिलियन थाउजेंड के अंदर इसकी जो एक्सटीरियर बॉडी है उसकी वैल्यू है 30,000 मिलियन, और उसकी जो लाइफ है वो है तकरीबन 40 इयर्स, राइट। कहता है इसके अंदर जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसकी वैल्यू है 15 मिलियन, और उसकी जो लाइफ है वो 20 साल है। इसका मतलब है शिप की हर 20 साल बाद अंदर का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, हर 20 साल बाद अंदर इंटीरियर स्ट्रक्चर उसका चेंज करना पड़ता है। और लास्ट वन उसका इंजन, कहते हैं इंजन जो है उनकी 5,000 मिलियन वैल्यू है, और उनकी जो लाइफ है वो 10 साल है। मतलब एक ही आपके पास शिप है, उसके पार्ट्स की वैल्यू अलग अलग है, मतलब उनकी लाइफ अलग अलग है, उनके पार्ट्स की लाइफ अलग अलग है। किसी की लाइफ 30 मिलियन है, और सॉरी किसी कॉस्ट भी अलग है, लाइफ भी अलग है। अगर कॉस्ट अलग होती लाइफ अलग ना होती फिर कोई मसला नहीं था, कॉस्ट चाहे अलग हो जाती लेकिन लाइफ अलग ना होती फिर हमने कुछ नहीं करना था, फिर डेप्रिसिएशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होना था। लेकिन अगर रेट या लाइफ हर पार्ट की अलग अलग बताई हो तो आईकैप हमें कहता है कि आप उनको डेप्रिशिएट वर्किंग में अलग किया करो, लेकिन लिखते हुए बुक वैल्यू लिखनी है तो तीनों की बुक वैल्यू ऐड करके लिखो, डेप्रिसिएशन लिखनी है बुक्स के अंदर तो भी ऐड करके लिखो, कॉस्ट लिखनी है तो भी ऐड करके लिखो। सपोज दैट हम पहले साल की वर्किंग करते हैं कि एक साल गुजर गया है, शिप खरीदे एक साल गुजरा है, तो हम क्या करेंगे, हर पार्ट को अलग अलग डेप्रिशिएट करेंगे। 30,000 को 40 पे डिवाइड करेंगे, 15,000 को 20 पे डिवाइड किया करेंगे, और 5,000 को 10 पे डिवाइड करेंगे। अब इसकी डेप्रिसिएशन जो आ गई हमारे पास 30,000 की, जैसे साथ से राज कह रहा है कि सर ऐसे अज्यूम करें जैसे सारे एसेट डिफरेंट हैं, बिल्कुल डेप्रिसिएशन लेते वक्त यही अज्यूम करना है, लेकिन जब बुक्स के अंदर लिखेंगे फिर बराबर ऐड करके लिखेंगे। 15,000 को डिवाइड करोगे 20 पे तो भी 750, और 5,000 को डिवाइड करोगे 10 पे तो 500। तो हमारी जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई वो आ गई 2,000। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आ गई, 2,000।
और अगर आपसे कोई बुक वैल्यू पूछे तो आपने सबकी अलग अलग नहीं बतानी, 50,000 माइनस 2,000 48,000। ओके होगी बात? वो बात क्लियर हो गई? बस यही कॉन्सेप्ट था कि अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसा एसेट आ जाए जिनके पार्ट्स की लाइफ अलग हो, डेप्रिशिएट अलग होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन लिखते वक्त भी उस इकट्ठी करके लिखेंगे और बुक वैल्यू फाइंड करते हुए भी उनको कंबाइन इस्तेमाल करेंगे, राइट? अब आगे आपका मंडे तक का जो होमवर्क है वो जरा गौर फरमा लें। एक तो क्वेश्चन आपने, जिसने क्वेश्चन नंबर 29 नहीं किया, काइंडली को दोबारा करेगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, और क्योंकि मैक्सिमम 2 या 3 दिन रह गए हैं, हमारी बेसिक डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगी और फिर हम FR1 में चले जाएंगे। आपको भी पता है कि ये सारे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आप लोग सीख चुके हो। सिर्फ दोबारा बताने का मतलब कि आप एक दफा रूटीन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 जिसका नहीं हुआ या जिसने नहीं किया वो दोबारा करे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और आपने जो काम करना है, यानी मंडे वाले दिन को साथ करके आना है, वो मैं एक सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का सवाल आपको देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है शायद, हाँ जी सही है, 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? ये क्वेश्चन आपने पास पेपर का ही है, असाइनमेंट का, ये आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 9, राइट? उसके बाद ये काम करने के बाद आपने एक और काम करना है कि आपको याद होगा कि आपने 3 मेथड और डेप्रिसिएशन के पढ़े हुए हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में। एक पढ़ा हुआ है सम ऑफ डिजिट्स, एक पढ़ा हुआ है प्रोडक्शन मेथड, और एक पढ़ा हुआ है यूजेज मेथड। ये 3 मेथड आपने रिवाइज करके आने। ये मेथड मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है? ये अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा मेरे भाई, कल वाली रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, लेकिन ये सिर्फ कल वाली सेंड होगी। इसके बाद फिर मैंने आपको कहा मंडे से रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लास ही नहीं ले रहे सिर्फ इसलिए कि रिकॉर्डिंग आ जाती है, और वो भी रिकॉर्डिंग इकट्ठी करते रहते हैं। और आपको याद है कि ये रिकॉर्डिंग एक्सपायर हो जाती है, और अब जो रिकॉर्डिंग आएगी वो डाउनलोड भी नहीं होगी। पहले वाली पॉसिबल थी, अब वाली वो भी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है? चले जनाब, अब ध्यान रखना है, ये 3 टॉपिक आपने, ये 3 मेथड खुद रिवाइज करके आने, हमने पढ़ने नहीं है, आपने खुद करने हैं। बुध वाले पेपर के अंदर मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये मेथड आएंगे, इनमें से सवाल, और प्लस आपका चेंज इन एस्टिमेशन, तो मंडे को पढ़ना है। तो मंडे को तैयारी करके आना, आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला सवाल हल करना है हमने, ठीक है? ओके जी, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।